कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो हम देखने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के ऊपर। और यह वीडियो हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मास्त्र रहने वाली है। ब्रह्मास्त्र से क्या मतलब? ब्रह्मास्त्र से मतलब है जब हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए सारे अस्त्र फेल हो जाएं तो आपको इस तरीके को अपनाना है, इस ब्रह्मास्त्र को अपनाना है ताकि आप पास हो जाएं। क्या बताने वाला हूँ पास होने के लिए, क्या है, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ गद्यांश पद्यांश का एक ऐसा फॉर्मेट, एक ऐसी फिक्स लाइन जो कि आपको यहाँ से कॉपी करनी है और परीक्षा में पेस्ट कर देनी है। देखिए कुछ इस प्रकार का है आपका ये फॉर्मेट जिसे आपको यहाँ से कॉपी करना है और परीक्षा के अंदर पेस्ट कर देना है। कोई सा भी गद्यांश पद्यांश आ जाए आपको उससे दिक्कत नहीं होगी। सभी गद्यांश पद्यांश के लिए ये फॉर्मेट काम करने वाला है। बस इसको यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। किस प्रकार से कॉपी करना है, किस प्रकार से अप्लाई करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो धैर्य बनाए रखिए, सारी जानकारी मैं आपको एक एक करके डिटेल से देता जाऊंगा। सबसे पहले जानकारी यह ले लीजिए कि आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर के विद्यार्थियों के लिए बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको पास होना है, किस प्रकार से आपको परीक्षा में, जो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से जो फॉर्मेट है, फिक्स फॉर्मेट, उसे किस प्रकार से आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है। उसी के साथ में फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य का प्रथम सेमेस्टर का मॉडल पेपर 2024-25 को भी आज हम देखने जा रहे हैं। किस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर है, का जो एग्जाम पैटर्न होता है, जो पेपर पैटर्न है, वो किस प्रकार से आता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कितने गद्यांश पद्यांश आते हैं। और ये पैटर्न ही सभी के लिए होता है। ये फर्स्ट ईयर में भी यही होता है, सेकेंड ईयर में यही, थर्ड ईयर में भी यही। तो ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पैटर्न, उसके बाद में देखेंगे कि आपका फॉर्मेट, कि किस प्रकार से आपको उस फॉर्मेट को कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं पर्सनल तौर पर बता दूं, है तो मैंने जो पेपर बनाया ये तो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के, प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। लेकिन जानकारी के लिए आप सभी देख सकते हैं जो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के अंदर है। और फॉर्मेट तो सभी के लिए है जिनके पास हिंदी साहित्य हो, जैसे एमए में हो, बीए में हो, ठीक है। वो फॉर्मेट सभी के लिए, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है। और वही फॉर्मेट है आपका ब्रह्मास्त्र। किस प्रकार से कॉपी करना है, कैसे पास होंगे, सारी जानकारी एक एक करके वीडियो में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। तो देखिए सबसे पहला आपका प्रश्न आता है, निम्नलिखित अवतरणों की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कोई से भी सेमेस्टर में हो, हिंदी साहित्य का ज्यादातर जो पेपर का पैटर्न होता है वो कुछ इसी प्रकार का होगा जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या के अंदर देखने को मिलता है, यानी जो पहला प्रश्न आता है उसके अंदर आपको 4 पद्यांश करने होते हैं, अथवा मिला के कुल मिला के आपको यहाँ पर 8 पद्यांश देखने को मिलते हैं, जिनमें से आपको 4 करने होते हैं अथवा के मिलाकर, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट के अंदर आपको एक तो पद्यांश देखने को मिलता है ये, और उसमें अथवा में देखने को मिलता है सेकंड पद्यांश, ठीक है। इन दोनों में से आपको एक पद्यांश करना होता है और हर एक पद्यांश आपका 10 नंबर या फिर 8 नंबर का होता है, ठीक है। ज्यादातर चांस है फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में उनका तो 10 नंबर का आएगा। अगर सेकंड सेमेस्टर 5 और बाकी के सेमेस्टर की बात करें तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, यानी मिनिमम 8 या फिर 10 का होता है आपका ये फर्स्ट पद्यांश। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए या तो 8 का देखने को मिलेगा या फिर 10 को, ठीक है। और इन्हीं के माध्यम से हम पास होंगे बिना, अगर आपको एक ही पद्यांश का हिंदी अनुवाद नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है कि हाँ भाई मुझे तो हिंदी हिंदी अनुवाद आता ही नहीं है पद्यांश का, मुझे है ही नहीं, यही नहीं पता कि ये पद्यांश क्या है, किसने लिखा, क्या है, फिर भी हम पास होंगे। और इसी के ऊपर तो पूरी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। ठीक है, बाद में आता है आपका ख, उसके अंदर भी आपको 2 पद्यांश देखने को मिलते हैं। मैं पद्यांश किस प्रकार से आपको पद्यांशों की किस प्रकार से व्याख्या करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में ग आता है, ग के अंदर भी आपको 2 पद्यांश देखने को मिलते हैं। ये पद्यांश इंपॉर्टेंट है बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए। ये फर्स्ट सेमेस्टर विद्यार्थियों का मॉडल पेपर बनाया है मैंने, इसकी पीडीएफ है वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, या फिर यहीं से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम कभी भी बैन हो सकता है, इसलिए उसकी कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आता है लास्ट आपका घ, घ के अंदर भी आपको 2 पद्यांश देखने को मिलते हैं, यानी कुल मिला के आपको 8 पद्यांश देखने को मिलते हैं आपके पेपर के अंदर, जिनमें से आपको 4 पद्यांश करने होते हैं और हर एक पद्यांश 10 नंबर का होता है, यानी कि हमारे पास 40 नंबर का मटेरियल है। और इस 40 में से ही हमें कम से कम आधा से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, और ये तब है जब आपको एक ही पद्यांश का हिंदी अनुवाद नहीं आएगा, फिर भी आप नंबर लेके आएंगे, और वो भी उस फॉर्मेट के जरिए। उस फॉर्मेट के ऊपर मैंने वीडियो पहले ही बनाई हुई है और काफ़ी अच्छा प्यार मिला है आपको उस वीडियो के ऊपर, लेकिन अब फिर से अपडेट के साथ मैं आया हूँ उस फॉर्मेट को लेकर। पहले फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। उसके बाद में लास्ट में हम वो फॉर्मेट देखेंगे जो भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर के लिए अप्लाइड रहेगा। तो देखिए
बात कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, जो पद्यांश मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, इन पद्यांशों का आप फोटो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जहाँ से भी आप पढ़ते हैं कि इन सभी पद्यांशों की आपको व्याख्या पढ़ के जानी है परीक्षा में। वो बात है, अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर अपना फॉर्मेट है ही, लेकिन फिर भी ये पद्यांश जो मैंने अपने आपको बताई ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो जहाँ से भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर इन सभी को टिक लगा लीजिएगा। और जो मैं प्रश्न बताने जा रहा हूँ ये प्रश्न को भी अवश्य पढ़ के जाएगा। वैसे तो कोई भी नहीं बता सकता कि फिक्स प्रश्न यही आएगा, लेकिन अंदाजा लगा सकते हैं, हम बता सकते हैं कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं जो गत वर्षों में पूछे जा चुके हैं और उनसे और प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक होती है। तो वैसे ही ये प्रश्न रहने वाले महत्वपूर्ण, ठीक है। ढोला मारू का अधिकतर आपका प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न आता है आपका, ढोला मारू दूरा काव्य के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। अच्छा प्रश्न है। तो ढोला मारू से एक प्रश्न आपका अवश्य पूछा जाएगा, तो अवश्य पढ़ के जाएगा। विद्यापति के काव्य के भाव पक्ष की विशेषता बताएं। अच्छा प्रश्न है। दो इस प्रकार से आपका सेकंड प्रश्न आएगा जो कि अथवा में मिलेगा। सेकंड प्रश्न के अंदर आपको फर्स्ट प्रश्न देखने को मिलता है और फिर मिलता है सेकंड, और सेकंड के अंदर भी आपको दो प्रश्न देखने को मिलेंगे और इनमें से आपको एक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, कबीर की काव्य कला का या फिर काव्य कला पर सौहार्दारणी यानी उदाहरण के साथ प्रकाश डालिए। सूरदास के भ्रमरी गीत के आधार पर गोपियों के विरह वर्णन की विशेषताओं का निरूपण कीजिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका भ्रमरी गीत, ठीक है। सूरदास के ऊपर भी अधिकतर प्रश्न इसी को मिलाकर पूछा जाता है या फिर इसी पर पूछा जाता है, तो आपको अवश्य पढ़ के जाना है। कबीर जी से भी संभावनाएं पूरी पूरी होती हैं एक प्रश्न पूछने की, तो इनको भी आपको प्रश्न पढ़ के जाना है। काव्य कला पर सौहार्द उदाहरण यानी उदाहरण के साथ प्रकाश डालिए। तो ये आपका हो जाता है सेकंड प्रश्न। उसके बाद में जो आपका आता है थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न भी आपको इस प्रकार के देखने को मिलता है, पहला प्रश्न और फिर दूसरा प्रश्न। पहले प्रश्न में भी आपको दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। जायसी के काव्य सौंदर्य के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। दूसरा प्रश्न अथवा में जो आपको देखने को मिलता है वह मीरा की गृह वेदना पर, सॉरी ये विरह है, गृह नहीं, विरह वेदना पर उदाहरण सहित निबंध लिखिए। मीरा से संबंधित आपका पद्यांश भी आपको देखने को मिलेगा और साथ ही में प्रश्न भी आपको देखने को अवश्य मिलेगा, ठीक है। जायसे का भी प्रश्न अधिकतर संभावना होती है कि बनता ही है, तो प्रश्न सभी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं जो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। चिंता मत कीजिएगा। काफ़ी विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर हमें प्रश्न याद नहीं होते हैं, बहुत बड़े बड़े इनके उत्तर होते हैं, तो चिंता मत कीजिए। वो फॉर्मेट कब काम आएगा, वो फॉर्मेट आप ही के लिए तो बनाया गया है। वो ताकि इसलिए बनाया गया है ताकि आपको जब आपका सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो जाएं, जब आपको पेपर में कुछ भी ना आए, तो उस फॉर्मेट के जरिए पास हो जाए। काफ़ी विद्यार्थी पास हो चुके हैं, बहुत पहले ही मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अब पुनः लेके आया हूँ अपडेट के साथ। तो धैर्य बनाए रखें, पहले पेपर देख लेते हैं, पेपर पैटर्न देख लेते हैं, फिर हम उस फॉर्मेट को लास्ट में देखेंगे, ठीक है। जो विद्यार्थी भी फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है और वो सिर्फ उस फॉर्मेट को देखना चाहते हैं, तो वीडियो को थोड़ा वो आगे कर लीजिए और उस फॉर्मेट को देख सकते हैं, ठीक है। अन्यथा जो मैंने पुरानी वीडियो डाल रखी है वो भी एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि पुरानी बोलते ना, नई 9 दिन पुरानी 100 दिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पुरानी वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर मैंने बहुत तरीके से बताया हुआ है किस किस प्रकार से, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो किस प्रकार से आप बेस्ट नंबर ला सकते हैं। उस उन सभी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो चैनल पेज पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे तीसरे प्रश्न की, जिसमें सेकंड प्रश्न आ रहा है आप, रस खान वास्तव में रस की खान है, संकट काव्यकाशों के आधार पर इस कथन की विशेषता कीजिए। रस खान से संबंधित आपका प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। विद्यापति प्रेम और श्रृंगार के अप्रतिम कवि हैं, इस कथन की विवेचना कीजिए। तो देखिए, अब तक हमें प्रश्न कितने करने हैं, फर्स्ट में भी आपको दो प्रश्न करने हैं जिनमें से आपको चार प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन करने आपको दो ही हैं क्योंकि अथवा में मिला के चार बन जाते हैं। इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न में भी हमने चार प्रश्न देखे, लेकिन करने दो हैं, अथवा में मिला के चार बन जाते हैं, ठीक है। कोई से भी चारों में से आपको जो दो थोड़े बहुत भी आते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है आपका चौथा, और चौथे प्रश्न के अंदर आपको देखने को मिलता है कुछ इसी प्रकार से है, तो निम्नलिखित में से किन्हीं चार या फिर पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। या फिर इस प्रकार से भी आ सकता है, वही दो प्रश्न दे देगा और दो प्रश्नों में अथवा लगा के दे देगा, यानी कुल मिला के चार प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न आता है, कबीर एक समाज सुधारक थे। 2023 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है, लेकिन महत्वपूर्ण है, वापस पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड यहाँ पर किया है। समाज सुधारक थे, इस कथन के आलोक में कबीर की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अच्छा प्रश्न है, पूछ सकता है। मीरा का काव्य गीत काव्य का एक आदर्श प्रस्तुत करता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए फिर व्याख्या कीजिए। अच्छा प्रश्न है। अगला देखिए, जायसी के विरह वर्णन की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सही प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट में जो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ।
बताऊँगा कि प्रश्नों के उत्तर भी किस प्रकार से आपको देने हैं, सारी चीज़ें बात करेंगे, धैर्य रखिए वीडियो को, ठीक है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा समय ना लगाऊँ आपका। भँवर गीत के काव्य सौंदर्य पर एक लेख लिखिए। प्रश्न अच्छा है, गत वर्ष 2023 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न आपका 5वां प्रश्न आता है, निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वहाँ पर आपको 5-6 प्रश्न देखने को मिलते हैं और उनमें से किन्हीं आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आदिकाल का नामकरण हो गया, निर्गुण भक्ति काव्य हो गया, ये दोनों पॉइंट आपके 2023 के अंदर पूछे जा चुके हैं, लेकिन मोस्ट है इसलिए इन्हें पुनः यहाँ पर चयन किया गया है। तुलसी की भक्ति की भावना का विवेचन कीजिए, अच्छा प्रश्न है। सूफी काव्य धारा पर परिचय दीजिए, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। बिसलदेव रासो के आधार पर राजमती की चारित्रिक विशेषताओं पर व्याख्या कीजिए। अभी तक ये प्रश्न अधिकतर नहीं पूछा गया, लेकिन संभावना है कि 2024 में पूछा जा सकता है। छोटे प्रश्नों के अंदर सूर्य के काव्य की विशेषताएं बताएं। तो ये कुल मिला के आपके जो भी पेपर पैटर्न रहने वाला था, वो मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, किन कितने प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों को आपको उत्तर देने होते हैं। तो देखिए, अब क्या करें, रणनीति हम बनाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए प्रश्न के लिए। तो देखिए, आप पर जहाँ से भी पढ़ते हैं सीरीज में से, बुक में से, वहाँ से आप मिनिमम 10 प्रश्न पढ़ के जाइए, ठीक है? कितने 10 प्रश्न, मैं ये नहीं कह रहा कि रट के जाइए, अंदाजे से 10 पढ़ के जाइए। उन 10 प्रश्नों में से कम आपको 3 या 4 प्रश्न तो अवश्य आएँगे और उन 10 प्रश्नों में से मैं संभावना बता रहा हूँ कि 100% आपको, क्योंकि पेपर के अंदर 2 या 3 प्रश्न देखने को मिल जाएँगे और वो पर्याप्त है। अगर 2-3 प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाते हैं, तो समझ लीजिए आपको पास होने से भी बढ़कर अच्छे अंक आपको मिल जाएँगे। बाद बाकी अपना फॉर्मेट है ही पास कराने के लिए, तो वो ही काफ़ी है। तो ये तो था आपके फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर भी इसे आप कह सकते हैं, या फिर मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। ये पद्यांशों के भी आपको एक बार हिंदी अनुवाद देख के जाना है, अगर आपके पास सीरीज या फिर बुक है तो। ज़्यादा कुछ अगर आपको पद्यांश में नहीं आता है, फिर भी अगर आपके पास सीरीज या फिर बुक है, तो आप इतना पढ़ के जा सकते हैं कि कौन-सा पद्यांश में क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि हर बिन गुण गति मेरी, ये यानी आपकी मीराबाई से लिया गया है। मीराबाई का ये पद्यांश है, ठीक है? गद्यांश है, सॉरी पद्यांश है। और जिसमें जो मीराबाई वो कह रही है कि मेरे हे कृष्ण भगवान, आपके बिना मेरी क्या गति है, ठीक है? हिंदी अनुवाद आप ऑटोमेटिक कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला है। चलिए अब फॉर्मेट की ओर चलते हैं, फॉर्मेट को देखते हैं किस प्रकार से आपको उस फॉर्मेट को अप्लाई करना है पेपर के अंदर। अब आगे जाके भी ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, वो कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस मॉडल पेपर का, क्योंकि टेलीग्राम चैनल कभी बंद हो सकता है, तो इसको हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसका एक काम करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए सेकंड गद्यांश आते हैं आपका ख, उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, इसका भी फॉर्मेट है, ठीक है? ओके, ये लास्ट आपका गद्यांश आता है घ। तो कुल मिला के आपको 4 गद्यांश करने होते हैं, गद्यांश पद्यांश, ठीक है? और ये मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन आपके हैं, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, पांचों आ चुके हैं, एक साथ ही ले लीजिए सभी का, जहाँ से हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या, फिक्स फॉर्मेट, कॉपी एंड पेस्ट। तो देखिए, सबसे पहले आता है आपका संदर्भ। सीरीज के अंदर आपको संदर्भ और प्रसंग सिर्फ एक देखने को मिलता है, नहीं वहां पर आपको संदर्भ देखने को ही नहीं मिलता है, सिर्फ प्रसंग देखने को मिलता है सीधा। पर नहीं, गलती ऐसी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको लिखना है संदर्भ। अब देखिए संदर्भ के अंदर क्या क्या आएगा। संदर्भ के अंदर आता है आपका कवि का नाम, ठीक है? प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक काव्य के महत्वपूर्ण पद्यानों में से लिया गया है, तथा प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक काल के प्रसिद्ध महाकवि के द्वारा रचित पद्यांश है। अर्थात इसके अंदर आपको 2 चीजें बतानी होती हैं। एक तो यह कि यह पद्यांश कहाँ से लिया गया है, दूसरा पद्यांश किस कवि द्वारा रचित है, ठीक है? अब एक महत्वपूर्ण बात आती है कि फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी, सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी और थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी किस प्रकार से इस शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी आधुनिक काव्य, वो आपको आपके हिसाब से प्रयोग करना है। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपके आधुनिक काल का तो सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी प्रयोग करेंगे, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी कर सकते हैं भक्ति काल का प्रयोग, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादातर जो आपके पद्यांश आते हैं वो अधिकतर भक्ति काल के आते हैं। आदि काल का भी आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा जो सभी पद्यांश गद्यांश में रहेगा, अगर आपको पता है कि ये किसके द्वारा रचित है, तो आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि ये मीरा द्वारा रचित है, मीरा पदावली से लिया गया है। ये रसखान द्वारा रचित पदावली से लिया गया है, ठीक है? ये कबीर द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। इस प्रकार से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? आगे आपको लिखना है कि, ठीक है, कि तथा प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक काल के प्रसिद्ध महाकवि। अब अगर आपको कवि का नाम याद है तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हैं, महाकवि द्वारा रचित है।
लेकिन आपके फर्स्ट सेमेस्टर के पद्यांश इतने डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से मीराबाई का आएगा तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, हाँ भाई मीरा के द्वारा रचित है, ठीक है। कृष्ण के बारे में आएगा तो समझ जाएगा कि हाँ भाई मीरा के द्वारा रचित है। कबीर जी के दोहे भी हम बचपन से पढ़ते हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कबीर जी के द्वारा रचित है। अगर आपने एक बार भी देख लिया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, और अगर नहीं अंदाजा है तो कोई बात नहीं, फिर आपको सब कुछ इस लाइन को सेम टू सेम लिख के आना है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इसी शब्द का प्रयोग करना है। सेकंड सेमेस्टर वाले विद्यार्थी ये करेंगे, थर्ड सेमेस्टर वाले रीतिकाल शब्द के वाले विद्यार्थी इसका प्रयोग कर लेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश अगर आपको पता है कि ये कहाँ से लिया गया तो उसका प्रयोग करें, नहीं तो सिर्फ डायरेक्ट इस तरह लिख दीजिए कि महाकवि के द्वारा महत्वपूर्ण पद्यांशों में से लिया गया है। तथा प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक काल के, अब यहाँ पर आपको आधुनिक काल शब्द हटा देना है फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों को, ठीक है। महाकवि द्वारा रचित है, यानी अगर आपको कवि का नाम याद है तो कवि का नाम लिखना है, अन्यथा छोड़ देना है इस लाइन को, डिट्टो ऐसे लिख देना है प्रसिद्ध महाकवि द्वारा रचित है। फर्स्ट सेमेस्टर वाले विद्यार्थी ज्यादातर कोशिश करना कि वो भक्ति काल शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर ले। तो ये अब आता है आपका प्रसंग। प्रसंग के अंदर क्या लिखना होता है आपको? प्रसंग के अंदर आपको प्रस्तुत पद्यांश महाकवि या कवि का नाम आता है यहाँ पर, और दूसरा आता है कि इस पद्यांश के अंदर क्या हमें बताया गया है, कवि के द्वारा क्या समझाया गया है, उसका सार हमें प्रसंग के अंदर लिखना होता है, ठीक है। तो जिन्हें कवि का नाम याद नहीं है तो कोई बात नहीं, उसे आपको नहीं लिखना, डायरेक्ट लिख देना कि प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि या फिर कवि द्वारा, ठीक है, महाकवि या फिर कवि द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि इस पद्यांश में, अब इससे अगर आपको आगे हिंदी अनुवाद आता है या फिर आपको पता है कि पद्यांश के अंदर क्या है, पद्यांश किसके बारे में है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अन्यथा आप इसके आगे अपने पद्यांश की कोई भी 2 लाइन लिख दीजिएगा कि इस पद्यांश में इसके बारे में समझाया गया है, या फिर इसके ऊपर महत्वपूर्ण गंभीर रूप से विचार विमर्श किया गया है, फिर समझाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और अगर आप पद्यांश को एक बार पढ़ेंगे तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, या फिर कोई भी विद्यार्थी अंदाज़ा लगा सकता है कि यह पद्यांश किस टॉपिक के बारे में है, कहाँ से लिया गया है, कहाँ से नहीं लिया गया ये तो पता नहीं लगा होगा, पर इतना पता लगा लोगे कि किसके बारे में हमें समझाने का प्रयास कर रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी तो आसानी से लगा लेंगे, क्योंकि आपके कबीर जी के, मीराबाई के, ठीक है, रस खान के, तो ये आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि किसके ऊपर आधारित है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर आता है आपकी व्याख्या। जिन्हें नहीं आता वो डायरेक्ट काम करेगा, यहाँ पर सिर्फ 2 आपके जो पद्यांश है उसकी लाइनें यहाँ पर लिख दीजिएगा। आगे देखिए व्याख्या। व्याख्या, ठीक है। अब देखिए व्याख्या हम किस प्रकार से आपको लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में महा यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर यह कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में, अब इससे आगे अगर आपको व्याख्या आती है, हिंदी अनुवाद आता है, तो आप उसका हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं, अगर आपको सब कुछ आता है तो। अब नहीं आता है तो अब आगे अपना काम शुरू हो जाता है फॉर्मेट का। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में, अब आपको यहाँ पर पद्यांश की कोई भी 2 पंक्तियाँ जो आपको महत्वपूर्ण लगे उनको उठा के यहाँ पर रख देना है। उसके आगे चलिए, तथा प्रस्तुत पद्यांश की पंक्तियों द्वारा महाकवि अपने, या फिर कवि शब्द का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये सेकंड सेमेस्टर के वाले विद्यार्थियों के लिए है, सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए कि महाकवि शब्द का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के वाले विद्यार्थी यहाँ पर सिर्फ कवि का प्रयोग कर लेंगे कि महाकवि अपने हृदय की भावनाओं को हमारे सामने अति सुंदर शब्दों में उजागर करने का प्रयास किया है। अब ये लाइन हमने पर्सनली किसी पद्यांश के लिए नहीं लिखी है, ये लाइन आपके हर पद्यांश के अंदर है। क्या ये लाइन सही है, या फिर क्या ये लाइन गलत है? नहीं, ये लाइन गलत भी नहीं है और ये लाइन पूरी तरह से सही भी नहीं है। अब यही तो एक फॉर्मेट बनाने का तरीका होता है, ठीक है। देखिए पेपर के अंदर जब आप लिख के आएंगे, पद्यांश की व्याख्या करके आएंगे, तो वहाँ पर आपके पूरी व्याख्या को पढ़ने के लिए कोई भी नहीं बैठा रहेगा। सिर्फ टीचर ये देखता है कि हाँ आपने व्याख्या करी है या फिर नहीं करी है। 2 नंबर आपके कट जाते हैं अगर आपको कवि का नाम याद नहीं है तो, ठीक है। वहाँ पर आपके 1 या 2 नंबर कट जाते हैं कवि का नाम नहीं है तो, पर कोई बात नहीं, आपने व्याख्या तो करी है ना, अपने पन्ने तो भरे हैं ना, तो आपको अंक जरूर मिलेंगे। आगे देखिए, एवं महाकवि निम्न पंक्तियों के द्वारा, अब यहाँ पर आपको कोई भी पंक्ति उठा के रख देनी है आपके पद्यांश में से, जो भी आपको मोस्ट लगे, के भाव को हमारे सामने उजागर किया है, तथा बड़े ही सुंदर शब्दों में मात्र निम्न कुछ पंक्तियों के द्वारा अति महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक भाव को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, तथा निम्न पंक्तियों का भाव कवि के हृदय से उभर कर प्रस्तुत पाठक पद्यांश को पाठक करने वाले के मस्तिष्क में सरलता पूर्वक इसके भाव को ग्रहण करता है, तथा निम्न, ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना है। तो ये अब क्या, ये जो हमने सब कुछ लिखा है ये गलत है? नहीं, ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है। क्या ये इस पद्यांश से रिलेटेड है? ये उससे रिलेटेड भी नहीं है, ये सभी से रिलेटेड रहेगा। ये लाइन सभी पद्यांश के अंदर फिक्स रहने वाले हैं, और इसी प्रकार से आपको व्याख्या करके आनी है। तथा निम्न उक्त पंक्तियों द्वारा, एक सेकेंड, तथा निम्न उक्त पंक्तियों द्वारा, अब यहाँ पर आपको कोई भी पद्यांश की 2 पंक्तियाँ लिख देनी है, उसके प्रति कवि का भाव व इसने, या फिर अपने भाव, कवि के द्वारा अपना भाव व इसने प्रस्तुत या उजागर
किया है कवि ने। तो ये आपकी व्याख्या का एक फॉर्मेट हो जाता है। उसके बाद भी आपको लगे कि हाँ, मुझे और लिखना है, मुझे और पन्ने भरना है, तो एक काम कीजिएगा, कोई भी 2 पंक्ति या फिर 1 पंक्ति यहाँ पर उठा के लिख दीजिएगा और उसके आगे लिख दीजिए, निम्न पंक्तियों पर कवि का भाव अति गंभीर व चिंतनीय है, जो कि संपूर्ण पद्यांश के अर्थ को समेटे हुए है। अब ये जो लाइन हमने देखी है सभी, क्या ये लाइन गलत है? नहीं, इन्हें कोई पूरी तरह से गलत नहीं कह सकता और ना ही टीचर आपकी पूरी लाइनों को पढ़ेगा। वो सिर्फ़ देखेगा कि हाँ, विद्यार्थी ने व्याख्या करी है, इतना सब कुछ लिखा है और मान लीजिए बीच-बीच में उस शब्दों को पढ़ेगा। देखिए, पंक्तियों पर कवि का अति गंभीर सोचने, संपूर्ण पद्यांश के अर्थ को समेटे हुए, महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक देह भावों को, कवि की निम्न पंक्तियों द्वारा। तो टीचर भी छोटी-छोटी लाइनें यानी छोटे-छोटे शब्दों को देखता है वो आपकी व्याख्या के अंदर कि हाँ, बच्चे ने क्या लिखा है और यहाँ पर हिंदी साहित्य के अंदर सब कुछ शब्दों का ही खेल होता है। भारी-भारी शब्दों का प्रयोग करना होता है ताकि जब टीचर आपकी कॉपी को चेक करे तो उसे लगे कि हाँ, विद्यार्थी को कुछ तो आता है, कुछ नहीं से अच्छा है कुछ, ठीक है? कुछ नहीं से अच्छा क्या होता है? कुछ। उसके बाद में आता है आपका विशेष, विशेष के अंदर आपको महत्वपूर्ण बातें लिखनी होती हैं पद्यांश से रिलेटेड, इसके अंदर किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग है, कौन-कौन से प्रत्ययों का प्रयोग है, ठीक है? इस प्रकार की बातें आपको विशेष के अंदर लिखनी होती है, लेकिन हमें नहीं पता होगा कि हाँ, कौन से अलंकार, कौन से प्रत्यय का इसके अंदर प्रयोग हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसके अंदर प्रस्तुत पद्यांश महाकवि द्वारा लिखित है, कवि का नाम याद है तो लिख दीजिएगा, अन्यथा डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश महाकवि द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत पद्यांश में महाकवि द्वारा पद्यांश के भाव को सरलता व सुंदर पूर्वक समझाया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में अब यहाँ पर आपको कोई भी एक पंक्ति उठा के रख देनी है, फिर एक शब्द की विशेषता पर अत्यधिक ध्यान दिया गया है। एक शब्द या फिर एक पंक्ति उठाकर रख देना है कि विशेषता पर अधिक ध्यान दिया गया है। 2 से 3 विशेष आपको यहाँ पर लिख देने हैं और आपका कंप्लीट मटेरियल तैयार है। ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट हमने देखा, ये पर्सनल किसी एक पद्यांश के लिए नहीं है, सभी पद्यांशों में आपको इसी फॉर्मेट को ये ना तो ये पूरी तरह से कोई इसको गलत भी नहीं कह सकता है और पूरी तरह से सही भी नहीं कह सकता है। ये कुल मिला के आपको पन्ने भरने में मदद करेगा और पन्ने भरने से आपको अंक मिलेंगे। लेकिन पढ़ने से भरने से मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख के आए, कुछ ऐसा लिखिए। अब यहाँ पर हमने किया क्या है? हमने किया है यहाँ पर कवि की तारीफ़। क्या किया हमने? कवि की तारीफ़ की है। इस तरह से इसलिए ये पूरी तरह से गलत नहीं है, ठीक है? और पूरी तरह से सही भी नहीं है। कुल मिला के ये है कि टीचर आपको सिर्फ देखेगा कि हाँ भाई विद्यार्थी ने व्याख्या इतनी बड़ी लिखी है तो कुछ ना कुछ लिखा होगा। अगर वो किसी शब्द को पढ़ भी लेता है फिर भी हमने कुछ ऐसे शब्द को यानी हमने यहाँ पर भारी-भारी शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश में पाठक करने वाले के मस्तिष्क में सरलतापूर्वक इसके भाव को ग्रहण करता है, तो टीचर ऑटोमेटिक समझेगा विद्यार्थी को आता तो बहुत कुछ है। ऑटोमेटिक आपको 10 में से कम नहीं तो 7 या फिर 8 अंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगे। अगर 8 अंक का रहेगा तो कम से कम नहीं तो आपको 6 से 5 अंक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पद्यांश जिन भी पद्यांश का आपको हिंदी अनुवाद नहीं आए वहाँ पर आपको इन सभी इस फॉर्मेट को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। लेकिन एक बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, सबसे पहले आप एक काम करिएगा, 2 पद्यांशों की व्याख्या करिएगा। इस पद्यांश से अगर आपको नहीं आता है, अगर आपको किसी पद्यांश का हिंदी अनुवाद आता है, तो सबसे पहले उसको करिएगा, उसके बाद में उस पद्यांश की व्याख्या करिएगा, जिस पद्यांश की व्याख्या आपको थोड़ी बहुत आती है और लास्ट में उस पद्यांश की व्याख्या करिएगा, जिस पद्यांश का हिंदी अनुवाद आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। बीच-बीच में सभी पद्यांशों के व्याख्या करते समय एक आध प्रश्न कर देना, जो प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं और मैं दावा कर सकता हूँ कि आप आसानी से पास हो जाएँगे। काफ़ी विद्यार्थी इससे फॉर्मेट से पास हो भी चुके हैं। फिक्स फॉर्मेट है, कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इसी फॉर्मेट को रिलेटेड मैंने पहले भी कुछ वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर और भी मोस्ट बातें मैंने बताई हुई हैं। उन वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता आप फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड में, लेकिन अगर आप हिंदी साहित्य हैं तो उन वीडियो को जरूर देखिएगा। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।